क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, समकालीन विश्व में राजनीति, अध्याय 2, दो ध्रुवीयता का अंत। टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे सोवियत प्रणाली क्या थी। हमने देखा सोवियत प्रणाली 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई थी और ये पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल ही विरोध में थी। साथ में ही ये समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे उन्होंने राज्य और पार्टी की संस्था को ही प्राथमिकता दी थी, ये हमने पढ़ लिया था। और साथ में ही हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था जो थी सोवियत प्रणाली की वो योजनाबद्ध रही और संपूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में ही थी। साथ में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में जो पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे, क्योंकि सोवियत सेना ने उन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त करा दिया था। ऐसा करके इन सभी जो देश थे उनमें राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सोवियत संघ की जो समाजवादी प्रणाली थी उसी के तर्ज पर उन सभी को ढाल दिया गया। इस तरीके से ये जो पूरा खेमा था ये दूसरी दुनिया कहलाया था, जहाँ आधार क्या है, यहाँ आधार क्या है, इन देशों का समानता का सिद्धांत पालन करना। और यहाँ जो एक ही पार्टी हुआ करती थी सोवियत प्रणाली की, जो कि थी दूरी कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पार्टी थी, विपक्ष में कोई भी नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि ये एक अलग ही खेमा बना, जिसके जो नेता जो था यहाँ पर समाजवादी सोवियत गणराज्य यहाँ का नेता बन गया, और जहाँ पर व्यक्ति से अधिक महत्व जो है वो समाज को दिया जाता और संपूर्ण नियंत्रण राज्य के हाथ में हुआ करता था। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आगे स्पष्ट होने लगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध आया उसके बाद में जो सोवियत संघ जो था बहुत ही बड़ी महाशक्ति बन के उभर गया। अमेरिका को अगर अपन छोड़ देते हैं तो जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी शेष विश्व की तुलना में बहुत ही ज्यादा जो है वो विकसित होने लग गई थी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें उन्नत हुई, देखिए वहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नत हुई। वहाँ के जो विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जो खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद, ये सभी इसके अंदर अगर शामिल थे तो ये बहुत ही उन्नत होने लग गया। फिर सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। साथ में हम देखते हैं कि सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ही धीरे धीरे उन्नत होने लग गया था। तो बहुत ही बड़ी शक्ति बन के जो है सोवियत संघ सामने आया। हम देखते हैं कि पिन से लेकर कार तक की जो भारी भारी चीजें हैं उन सभी का उत्पादन जो है वो अपने ही यहाँ ये लोग करने लग गए। हालांकि बाद में हम अगर अपन बात करते हैं कि गुणवत्ता की बात करें तो सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली जो वस्तुएं थी गुणवत्ता के लिहाज से वो क्या थी, पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। अब देखिए सोवियत संघ का मेन तो क्या था कि अपने ही देश के अंदर उत्पादन किया जाए और अपने ही देश की चीजों को आपस में ही जो है वो बेचकर उत्पादन किया जाए बाद में। अब सोवियत संघ ने किया क्या था यहाँ पर, वैश्वीकरण की जो नीति थी वो उनकी बड़ी कमजोर थी। वो अपने देश में चीजों को उत्पाद करते और वहीं पर भी जो है उसका उपभोग करते, लेकिन उन्होंने दूसरों देशों के साथ में जो एक वैश्वीकरण का या हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन वाला जो था कम्युनिकेशन था वो इतना अधिक नहीं था। तब मान के चलिए कि कोई अगर क्लास के अंदर एक ही बच्चा है और वही विनर हो जाता है, तो मानिए कि कोई औचित्य नहीं रहता। अगर क्लास में 30 बच्चे होंगे और उसमें फिर कंपटीशन होगा तब बच्चा अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यही जो कार्य है वो सोवियत संघ के साथ में हुआ था। सोवियत संघ जो था वो अपनी दौड़ में अकेला ही था, तो धीरे धीरे उससे जो बनने वाली वस्तुएं थी, क्योंकि वो किसी दूसरे देश से कंपटीशन ही नहीं करते थे, ना ही आयात निर्यात करते थे, तो गुणवत्ता की जो स्थिति थी वो उसकी बहुत ही कमजोर होने लगी, जो कि हम कंपेयर करते हैं पश्चिमी देशों से। तो लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर लिया था। सरकार बुनियादी जरूरतें भी उन्हें देती थी, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। वहाँ की सरकारें शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीजें जो है वो रियायती दरों पर लोगों को मुहैया कराई थी। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य
उत्पादन संपदाओं पर स्वामित्व होने के कारण नियंत्रण भी टोटली किसका था? जो मालिकाना हक था, जिसको मिल्कियत यहाँ कह रहे हैं अपन, मालिकाना जो हक था वो राज्य का ही था। अब कोई भी चीज बनाते हो, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर कर रहा है बिजनेस, तो हक तो जो था वो उस समय राज्य का था। तो ये स्थितियां जो थी, इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था थी, वो सोवियत संघ जो है वो लेकर चल रहा था। कई मामलों में सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो अंदर ही अंदर हम देखते हैं तो काफ़ी मजबूत भी थी, लेकिन वहीं पश्चिमी देशों के कंपेयर में इसकी वस्तुएं थोड़ी गुणवत्ताहीन थी। अब हम आगे देखते हैं। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। देखिए, जहां हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि राज्य का संपूर्ण नियंत्रण है, तो आप मान के चलिए जहां पर राज्य नियंत्रण करेगा, कहीं ना कहीं जो तानाशाही है वो जरूर हमें देखने को मिलेगी। कि यह प्रणाली जो थी वो सत्तावादी होती गई। धीरे धीरे नागरिकों का जीवन थोड़ा कठिन होने लग गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी जो है नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर किसके माध्यम से करते थे? चुटकुलों के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे। और सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत भी होने लग गई थी। सोवियत संघ में एक दल था, कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी। इसका ही अपना शासन चलता रहता था। इस दल का सभी संस्थाओं पर बहुत ही ज्यादा गहरा अंकुश था। कोई कुछ नहीं कर सकता। यह दल जो है वो जनता के प्रति जवाबदेही भी नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी ने जनता की शिक्षा की पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। देखिए, यहाँ रूस ने क्या किया, हालांकि 15 राज्यों का गणराज्य वो बना था, लेकिन यहाँ पर रूस का आधिपत्य बहुत ज्यादा होने लग गया। कहीं ना कहीं हर एक देश की जो संस्कृति थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। मूल रूप से रूस अपनी संस्कृति, अपने ही जो चीजें थी उसी को चलाना, गहरा अंकुश रखना। तो बाकी दूसरे जो गणराज्य बने थे इनके साथ में, उनका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे रूस ने खत्म कर दी थी। आगे हम इसी को देख रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। अब मान लीजिए रूस के लोग जो थे वो तो बड़ा ही अच्छा फील करते थे, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों की जनता थी, जो जिन्होंने मिलकर गणराज्य बनाया था, धीरे धीरे वो अपने आप को उपेक्षित समझने लगे। धीरे धीरे वो अपने आप को दमित समझने लगे। आगे हम देखते हैं इसी टॉपिक को कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका की को बराबर की टक्कर दी, लेकिन इसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। अब कैसे चुकानी पड़ी? देखिए कि जो सोवियत संघ प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे, जो सभी तरीके के ढांचे हैं, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये धीरे धीरे हम देखें तो सोवियत संघ के पतन का कारण बनता जा रहा है। जनता जो है वो अपने आप को दमित महसूस कर रही है, उपेक्षित महसूस कर रही है, और अपने आप को जो है ये फील कर रही है कि अभी सोवियत संघ क्या कर रहा है, उनकी आकांक्षाओं पर पूरा खरा नहीं उतर रहा है। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे कि सोवियत संघ की व्यवस्था और भी क्या हो गई, कमजोर होने लगी। हालांकि सोवियत संघ में लोगों को पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लोगों को थोड़ा वेतन बढ़ने लग गया, लेकिन फिर भी वहाँ क्या हुआ, उत्पादकता और जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में वो पश्चिम देशों से बहुत बहुत पिछड़ने लग गया। इससे वह हर तरह की जो उपभोक्ता वस्तु है उसकी कमी भी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल जो है बढ़ता गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था जो है संपूर्ण रूप से लड़खड़ा गई और अंततः ठहर सी गई थी। तो ये स्थिति जो थी वो सोवियत प्रणाली की थी, जो हमने अभी पढ़ी है।